सो वी आर सीइंग द 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 24। तो आपको बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। एवरी क्वेश्चन जाके सॉल्व कीजिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता है। आई थिंक 10 से 12 मिनट आपका डेली का जाता है इसमें। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी सिंगल रीज़न कि आपको ये नहीं करना है। आप सोते टाइम भी रात को जब सोने जा रहे हो उससे पहले देख लीजिए किसी भी वक्त, बट इसको ज़रूर करके मेरे सारे वीडियोस, दिस इज़ अ 30 सेकंड वीडियो राइट। इसके पहले जितने भी 31 वीडियो पब्लिश हुए हैं आप ज़रूर जाके देखिए एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ठीक है। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अभी आप देखो द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रपोज द डिलीशन ऑफ स्पेशल रीजन सफिशिएंट कॉज। चलिए मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। No elector can be denied registration or deleted from the rolls for not providing the Aadhaar. ओके अभी अमेंडमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, इससे इसी से रिलेटेड है वो, है ना। एक ये रिसेंटली हुआ है, रिसेंट इवेंट है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नो इलेक्टर कैन बी डिनाइड रजिस्ट्रेशन और डिलीटेड फ्रॉम द इलेक्टर फॉर नॉट प्रोवाइडिंग आधार। आधार नहीं देने की वजह से वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट देयर इज अ कंडीशन, बट इलेक्टर्स शुड हैव सफिशिएंट कॉज फॉर डूइंग दो। इलेक्टर्स शुड हैव सफिशिएंट कॉज, ठीक है ना। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं इलेक्टर आके बोलेगा कि मैं नहीं दूंगा। ही शुड बी गिवन सम सफिशिएंट कॉज कि हाँ इस वजह से मैं नहीं दूंगा, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रॉन्ग, राइट। चलेगा। सेकेंड पॉइंट, एज पर द एक्ट द ईसी इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, कौन सा मैंडेटरी करना है, ये रूल्स कौन है, किसके हाथ में ये पावर है? इट्स इन द ईसी पावर। अब ये आपको दो स्टेटमेंट दिए, ये मैंने करेक्ट स्टेटमेंट्स प्रोनाउंस नहीं किए हैं, जस्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स हैं। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं, राइट। तो आंसर इज ए, मतलब ये गलत है, ये सही है। नाउ वी विल सी द सोल्यूशन। ओके चलिए आप सेक्शंस देखिए, बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के सेक्शंस देखिए, 1950 के। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अभी इन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि इनको स्पेशल जो ये सफिशिएंट कॉज का ये क्लॉज है ना, इसको डिलीट करना है। ये प्रॉब्लम कर रहा है बिकॉज इंडिविजुअल अपना आधार नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी रीजन दे रहे हैं एंड दैट रीजन इज सफिशिएंट कॉज बना के, सो हम कुछ कर भी नहीं सक रहे हैं क्योंकि ये वैलिड पॉइंट है, एक एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। सो इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए। नो एप्लीकेशन फॉर द इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड फॉर द इनएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू फर्निश, ओके, ड्यू टू सच सफिशिएंट कॉज एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये जो सफिशिएंट कॉज है ना, ये इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब करता है। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी को डिलीट करने के लिए ईसी ने कहा है ये क्लॉज हटा दीजिए आप, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव आफ्टर कंसल्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट मेक रूल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने का, इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ओके सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग कि ये जो पावर है इट्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एज पर द एक्ट ईसी इज एम्पावर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, आप इसको जरूर करना। आपने कहीं नहीं किया होगा, मतलब रेयरली कहीं देखा होगा आपने, दिस कांट बी फाउंड एवरीवेयर ओपनली इन द मार्केट, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करना है। अभी रणजी ट्रॉफी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी आप देखो एशियन गेम्स हो गया, ओलंपिक हो गया, क्वेश्चंस आर कमिंग, विंटर स्पोर्ट्स। तो आप देखिए कि ये इंडिया में पर्सपेक्टिव में जो चीज़ अब आत्मनिर्भर भारत का जो है ना, ये अब इंडिया को जानो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एस्पिरेंट्स को इंडिया को जानो, इंडिया के स्कीम्स, इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल आपको जानना जरूरी हो गया है। एंड फॉर दैट चलो आज ये रणजी ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। ओके तो रणजी ट्रॉफी इज ए डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑर्गेनाइज्ड एनुअली, यहाँ पे प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है, अगर सब बिल्कुल ही आप बेवकूफ़ हो तो, ठीक है। और एनुअली सेकंड प्रॉब्लम है, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये थर्ड। तो तीन प्रॉब्लम है, एक इन रोटेशन। ओके तो आप देख लीजिए तीन जगह पॉइंट आउट किया गया है और इन तीनों में आपको एक भी गलत है तो ये गलत है, राइट। तो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इज द फर्स्ट स्टेटमेंट है, और एनुअली इन स्टेट गवर्नमेंट, ये देखना है, ठीक है। अब आप सोल्यूशन की तरफ जाइए। रणजी ट्रॉफी से प्रीमियर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ओके, ऑर्गेनाइज्ड एनुअली, तो एनुअली तो सही हो गया ये। अब तीसरा क्या है? बाय द स्टेट गवर्नमेंट, गलत, बाय द बीसीसीआई, ये गलत हो गया। स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज नहीं करती है, ओके, इट इज ऑर्गेनाइज बाय द बीसीसीआई। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, बीसीसीआई एज द बॉडी। टीम फ्रॉम ऑल 28 स्टेट्स कम्पीट इन द टूर्नामेंट, ऐसा नहीं है इस टूर्नामेंट में 5-6 टीम कंपीट कर रही है। तो इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए आप। अच्छा, पहले बीसीसीआई वाज फाउंडेड द चैंपियनशिप इन 1934,
ठीक है, और ठीक है, ये तो उनका बेसिक हो गया। द कंपटीशन करंटली कंसिस्ट ऑफ 38 टीम्स विथ ऑल 28 स्टेट्स पार्टिसिपेट। अब देखो कुछ विदर्भ रीजन हो जाता है, कुछ हर स्टेट का नाम, सिर्फ मुंबई अलग है, विदर्भ अलग है शायद, है ना। तो मैं एकदम से आपको करंटली नहीं बता पा रहा हूँ कि कितने क्या क्या नाम से हैं, बट येस दे आर ऑल 28 स्टेट्स आर देयर, मे बी फ्यू स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट नेम्स, 2 डिफरेंट टीम्स, ठीक है ना। तो वो आप माइन्यूटली सर्च करना है अगर आप कर लो, पर आपके एग्जाम के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑल 20 स्टेट्स एंड 4 ऑफ इट्स 8 यूनियन टेरिटरीज विद एटलीस्ट 1 टीम फ्रॉम ईच, ठीक है। तो आप देख लो 4 में से 8 यूनियन यूटीज है हमारे, राइट, उसमें से 4 पार्टिसिपेट करती है, 28 + 4, समझ में आया। नाउ when the tournament was founded it was named the, अच्छा ये तो थोड़ा बेसिक्स हो गया, पढ़ लो इसको। द मुंबई क्रिकेट टीम इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ द टूर्नामेंट विद रिकॉर्ड 41 विंस टू देयर नेम। तो अभी रिसेंटली 2023 में अभी जो हुआ है उसने आई थिंक सौराष्ट्र को हराया है कुछ मुंबई ने, और अगेन द 42nd टूर्नामेंट जीता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द मुंबई विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ विंस इन द रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र टीम, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ दो आपके पास ये दिया गया, एक तो आईएनएस जटायु, ये क्या है। ओके, द फर्स्ट नेवल बेस इन लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप का, मालदीव्स का आपको पता ही होगा सबको, राइट। तो अभी फर्स्ट नेवल बेस बना है लक्षद्वीप में, दैट इज आईएनएस जटायु, राइट, इंडियन नेवल बेस जो बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड द कुलशेखरपट्टिनम, ओके, ये एक जगह है साउथ में। इस जगह का लाइक इंपॉर्टेंस क्या है, इसे डीआरडीओ न्यू रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश इन तेलंगाना। तो ये कहाँ पर है, योर आईएनएस जटायु, तो देख लीजिए आंसर इज डी। Okay, both are incorrect because if you see here it is the second base in Lakshadweep. First क्या है, प्रकाशक, okay, it was Kavarati, it was the first. Second है ये हमारा जो अभी रिसेंटली हुआ है, let me pronounce once again, sorry, इस आईएनएस जटायु, राइट। अब आप देख लीजिए कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये जो कुलशेखरपट्टिनम है, दिस इज इट्स अ लॉन्च स्पॉट ऑफ द इसरो, नॉट डीआरडीओ रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर नहीं है, इट्स ए इसरो लॉन्च स्पॉट, ठीक है। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, आपको ये सेकंड है, ये इसरो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए, केरला डिक्लेयर्ड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। जब स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर होता है तो इट ऑल वर्क्स इज टेकन बाय द स्टेट, ठीक है, बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ एज पर द Protection Act 1972, NTCA is responsible for providing the management focus and the measure for the addressing conflicts of the man and wild. तो NTCA, अब देख लेते हैं NTCA को पास पावर है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। Once the issue is declared a state specific disaster, the onus to deal with it shift to the state disaster management authority. समझ में आया, स्टेट जैसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर होता है, इसका शिफ्ट कहाँ हो जाता है, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के पास। तो आप देख लीजिए आंसर इज सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। ओके, तो विल सी हियर एट प्रेजेंट। अब पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, केरला इज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो, तो पहला सही है। दूसरा देख लीजिए, एट प्रेजेंट एड्रेसिंग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NTCA विच एक्ट्स एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देख लीजिए, पावर ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको NTCA ही कहते हैं, ठीक है। इसमें से एक इसका क्या पावर है, प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट फोकस एंड द मेजर्स फॉर एड्रेसिंग द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द मैन वाइल्ड एनिमल्स। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके 38O, इट्स कॉल्ड द पावर्स ऑफ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो इट्स NTCA, ठीक है, समझ में आया। वंस द इश्यू इज डिक्लेयर्ड स्पेसिफिक, द ओनर्स टू डील विद डिजास्टर, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑल 3 आर करेक्ट हियर, ठीक है, तीनों सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थोड़ा सा डिटेल में इसको पॉज करके पढ़ लेना, ये हिंदू से लिया गया स्क्रीनशॉट, इसमें थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द अबव कंट्रीज इन ऑर्डर द नंबर ऑफ स्टेट्स दे शेयर बाउंड्रीज। सपोज नागालैंड 1 स्टेट करता है, ये 2 करता है, ये 3 करता है, ठीक है, इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज बनाता है, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा, तो नागालैंड फर्स्ट आ जाएगा, मेघालय, गोवा, अगर इस सीक्वेंस में है तो। बट यू हैव टू फाइंड एग्जैक्टली कि ये कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप पॉज करके थोड़ा माइंड में मैप बनाइए और डिसाइड कीजिए, देखिए कि नागालैंड कितने स्टेट के साथ शेयर करता है, मेघालय कितने के साथ करता है, गोवा कितने के साथ करता है, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन में जाइए, इसके आंसर इज C231, मेघालय, नागालैंड, गोवा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, मेघालय असम के साथ करता है, गोवा कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के साथ। इनका मैप भी देख लीजिए, मैप भी देखिए, मैप से और आसान होगा। मेघालय किसके साथ करता है, मेघालय ये रहा, इसका देखिए बाउंड्री सिर्फ असम के साथ है। स्टेट की बात की गई है, इधर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश स्टेट तो है नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेट क्या है, मेघालय, नागालैंड और गोवा। अब नागालैंड देख लीजिए किसके साथ करता है, नागालैंड ये रहा, इसके साथ करता है, इसके साथ करता है, इसके साथ करता है, मणिपुर, अरुणाचल एंड असम, ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल एंड असम, ये 3 हो गया। और गोवा किसके साथ करता है,
गोवा आपको पता ही है, छोड़ो मैप में नहीं है कोई बात नहीं, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये। तो अकॉर्डिंगली द आंसर इज मेघालय, गोवा एंड नागालैंड। ठीक है, समझ में आया? पॉज करके मैप याद करो बिल्कुल, है ना। चलिए, अब मेजर पोर्ट किसको कहते हैं? देखो, मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट आपको पता होना चाहिए किसको मेजर पोर्ट कहते हैं, है ना। बिकॉज देयर नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, देयर सम नंबर ऑफ माइनर पोर्ट्स इन इंडिया, है ना। तो आप देख लीजिए, मेजर पोर्ट इज वन विद एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक ऑफ 15 लाख। 15 लाख एनुअल पैसेंजर का अगर ट्रैफिक है तो उसको मेजर पोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, एयरपोर्ट। ठीक है, अब करंटली दे आर 68 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया। समझ में आया? एंड एआई इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अब आंसर देख लीजिए, ए ओनली वन। ओनली वन में मतलब दो स्टेटमेंट गलत हैं। अब कौन से दो गलत है देख लेते हैं हम एक बार। 2000 एक्ट डिफाइंस द मेजर एयरपोर्ट इज वन विद एनुअल पैसेंजर द 50 लाख। ठीक है, 2000 एक्ट के अनुसार इट इज 15 लाख, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। और एनी अदर एयरपोर्ट्स नोटिफाइड। 2019 एक्ट इंक्रीजेज द थ्रेशोल्ड ऑफ द एनुअल पैसेंजर फ्रॉम मेजर प्रोडक्ट टू 35 लाख। 15 से 35 लाख। देखिए आप एक्ट देख लीजिए, यहाँ पे 3.5 मिलियन कर दिया गया है इस एक्ट के अनुसार। सो 15 लाख से 35 कर दिया गया है मेजर पोर्ट के लिए। तो यू शुड रिमेंबर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो क्वेश्चन में मैंने पूछा है दैट इज 68, ये पहला गलत हो गया। अब 68 है कि नहीं देख लेते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं हमारे पास? 33। समझ में आया? डोमेस्टिक 105। इट रिसेंट, यहाँ लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ 12 मार्च तक का 33 इंटरनेशनल है। समझ में आया? कस्टम 11 इसको नहीं करना, आपको इन दोनों का ध्यान में रखना है। ओके, इतना आ गया। अब आप देख लीजिए, AI has been recognized statutory body under the एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। याद कर लीजिए इसको बिल्कुल। तो एक सही है, बाकी दोनों गलत हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास 33 हैं और हमारा तो 35 लाख पैसेंजर होना चाहिए टू टेल इट एज मेजर एयरपोर्ट। अब आप देख लीजिए, फाइनेंशियल एग्रोकेमिकल रिडक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम फार्म। सबसे पहले क्यों इसका इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। पहले ही मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें कोई और रीजन चाहिए ही नहीं आपको बोलने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। ध्यान से करो इन क्वेश्चंस को, आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। विथ आना चाहिए ना आपकी समझ में कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है। पढ़ाई तो आप जब करोगे ना, जब आपको पता चल जाए कि आपको यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए, इट इज़ फंडेड बाय एनवायरमेंट फैसिलिटी। अब आंसर क्या है इसका? सी, ऑल थ्री। तो आप इसको याद ही कर लीजिए, ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इट इज फंडेड बाय, इट इज कॉम्बैट पोल्यूशन फ्रॉम द यूज ऑफ पेस्टिसाइड प्लास्टिक इन द एग्रीकल्चर, ये फंक्शन है। अब आप ये न्यूज़ में था देख लीजिए, ये यूएनईपी के वेबसाइट से लिया है, 12 मार्च का न्यूज़ है, रिसेंटली भी न्यूज़ में था ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इंडिया इसका पार्ट है। ओके, तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्टबेड इन सेंट्रल इंडिया, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब सेंट्रल इंडिया कहा है मैंने, तो गुजरात तो नहीं है यहाँ पे आंसर इसका। ओके, गुजरात तो आंसर इसका नहीं होगा, बिकॉज इट्स सेंट्रल इंडिया, इट्स इन द मध्य प्रदेश। तो आपका भोपाल में है ये, तो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो आंसर इज बी, ओनली 2। आप देख लो, पढ़ लो। मोर एक्यूरेट फोरकास्ट थ्रू ART विल अल्टीमेटली हेल्प फार्मिंग कम्युनिटी। तो ये जो नया टेस्ट बेड सेंट्रल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है, दैट इज गोइंग टू हेल्प द फार्मर टाइमली इन्फॉर्म करने के। एंड टेस्ट बेड इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नो, इट इज फैक्चुअल क्वेश्चन बी, आंसर इज ओनली 2। मतलब ये दूसरा वाला तो गलत है हमारा, इस इज भोपाल, है ना। देखो, भोपाल में स्टैब्लिश हुआ है, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। द फैसिलिटी इज इन सीहोर डिस्ट्रिक्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश में। ओके, what it will do, will house 25 high-end meteorological instrument for studying the vital cloud process associated with the monsoon over central India। ये बस पढ़ लो, इसके ज़्यादा पढ़ने का आपको इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेंगे। डिटेल में पढ़ना है तो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्लाउड के रिलेटेड कुछ वो पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल इंडिया के ऊपर है, फार्मर्स को हेल्प करेगा। इसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन रिसेंटली बैंड ऑल टाइप ऑफ एस्बेस्टस, ओके, यूज एस्बेस्टस यूज। ठीक है, तो आप देख लीजिए इंडिया में एस्बेस्टस यूज का क्या रेफरेंस के वजह से क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। अंडर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स, इंडिया हैज बैंड द यूज ऑफ एस्बेस्टस। इस रूल्स के अंदर इसको बैन किया गया है। मोस्ट ऑफ द एस्बेस्टस इज करेंटली इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना इन इंडिया, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एस्बेस्टस इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आंसर देख लीजिए क्या है, ए, ओनली 1। तो दो स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट।
है ना, क्योंकि इंडिया में आप देख लो कोई लॉ है ही नहीं एस्बेस्टस को बैन करने के लिए. देयर इज अ नो लॉ. ओके, डिस्पाइट इंडिया इनेक्टेड इन बैन ऑन asbestos mining in 1993, there is no law in place to restrict its use in construction, import and trade. India also export product like pipes that use asbestos. तो इंडिया में कोई लॉ नहीं है और कोई इस हजार्डस वेस्ट ये जो रूल है इसके अंदर ये बैन नहीं है. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, ना इंडिया एक्सपोर्ट एस्बेस्टस ऑन द अदर हैंड वेयर मोस्टली सेंट टू द बांग्लादेश. इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसकी बात की गई. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड द यूजर ऑफ एस्बेस्टस ग्लोबली. ठीक है, एंड अकाउंटेड अबाउट 44% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट. हाईएस्ट इंपोर्ट करता है 44%. समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा करता है. मेजर इंपोर्ट्स कम फ्रॉम द रशिया, ब्राज़ील एंड कजाकिस्तान. चाइना का कोई नामो निशान नहीं है. सो दिस इज व्हाट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. समझ में आ गया, याद रखोगे. ठीक है, इट इज इनकरेक्ट. इट इज इनकरेक्ट, ये सही है. सो ओनली वन इज करेक्ट एंड ऑल आर इनकरेक्ट. इनके बारे में का यूज़ देख लीजिए थोड़ा सा, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लीजिए. बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया गया है, सो आपको बिल्कुल भी याद कर लेना है इसको, है ना. इंडिया ने एस्बेस्टस कहाँ से लॉन्च किया, इंपोर्ट किया है मेजरली, आप देख लीजिए. रशिया, ब्राज़ील मेन कंट्रीज हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सीमा प्रोजेक्ट ऑफ गूगल. स्केलेबल, इंस्ट्रक्टेबल, मल्टी वर्ल्ड एजेंट सीमा प्रोजेक्ट. ठीक है, इट इज यूज टू, 4 ऑप्शन हैं आप देख लीजिए. टू फाइट मिस इन्फॉर्मेशन अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन, टू हेल्प गूगल फीचर्स इन ऑल लोकल लैंग्वेज अराउंड द वर्ल्ड, to follow the natural language instruction to perform tasks across video game environment. It helps to journalists develop new skills and explore how they can use AI in their work. सीमा प्रोजेक्ट ऑफ गूगल. कोई भी ऑप्शन देख के आपको नहीं लगेगा कि इसका आंसर यही होने वाला है. ठीक है, अनलेस यू हैव एनकाउंटर्ड. तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके लिए चैलेंजिंग है. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. इट कैन फॉलो अ नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म टास्क एक्रोस वीडियो गेम एनवायरमेंट के लिए बना है सीमा प्रोजेक्ट ऑफ गूगल. तो आप देख लीजिए, इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़. तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो दिस इज फॉर द टुडे. अच्छे से करिए, अच्छे से सारे क्वेश्चन को करिए. वी विल सी नेक्स्ट वीडियो टुमारो. थैंक यू सो मच.